नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो होपफुली आप सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सब अपने हर एक लेक्चर को देख रहे होंगे क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है, कैसे होता है, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे बढ़ता है और कैसे ख़त्म हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे न्यू देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, पहले के लेक्चर्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा जीन का फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसमें प्रोमोटर रीजन, एक्सॉन, इंट्रॉन सब कुछ पाया जाता है, वो पढ़ा हमने। फिर उसके लिए यूज़ होने वाली किसके बारे में पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, और मशीनरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना, और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है ये सब पढ़ लिया, सब कुछ। यानी कि हमने पूरा मटेरियल तैयार कर लिया, अब हमें सिर्फ काम करना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मैं नाम लेते चलूँगी तो बहुत सारे बच्चे जो पहली बार देखेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो उनको कन्फ्यूज नहीं होना, पहला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के बारे में कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से होता है, ठीक है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो प्रोकैरियोट की मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट का इनिशिएशन आप सबको पता है कि एक डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ये आपका एक क्या होता है, आपका डीएनए डबल हेलिक्स, जिसमें एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला किसकी तरह काम करता है, स्ट्रैंड की, दूसरा टेम्पलेट की तरह। इसमें एक प्रमोटर रीजन होता है जहाँ पे सारे फैक्टर्स मैंने टीएफ, यहाँ पे क्या होता है, टाटा बॉक्स पाया जाता है यूकैरियोट में, और टीए करके पाया जाता है आपके यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में। ये प्रोकैरियोट का है। यहाँ पे सारे फैक्टर पहले आके बाइंड करते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं ये सब कुछ मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। देन क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इनिशिएशन मतलब शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इसका इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन का मतलब अब ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं पहले यहाँ एमआरएनए था, नहीं था, अब यहाँ पे धीरे धीरे आप देख रहे हैं एमआरएनए बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप रीजन होता है जिसको टर्मिनेशन कहते हैं। ये धीरे 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 एमआरएनए बना देगा और यहाँ तक जब पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके का टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोट में, क्या क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एमआरएनए बन गया, एमआरएनए बन के फिर कहाँ चला जाएगा, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए के बाद प्रोटीन ही तो बनता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चला जाएगा। अभी आप उसको ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे और राइबोसोम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और बना सकते हैं ये डायग्राम। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन क्या होता है, प्रोकैरियोट बिगिन विथ बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, जो कि प्रोकैरियोट में किससे बना होता है, सब यूनिट अल्फा टू बीटा, बीटा डैश और ओमेगा से। और इसका कोर रीजन पाया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, और इससे मिलकर बना होता है, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो सिग्मा फैक्टर होता है एसोसिएटेड होता है आरएनए पॉलीमरेज से, जिसको कि होलो एंजाइम कहते हैं। और ये एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है जो कि 10 से 35 जो है सब यूनिट का होना चाहिए, मतलब 10 to 15 इतने रीजन का होना चाहिए, उसको क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। एक बार जब आरएनए पॉलीमरेज बाउंड हो मतलब अनवाइंड हो जाता है डीएनए हेलिक्स के पास, तो क्या होता है, ओपन कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, ठीक। ओपन कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है, यहाँ मैं बताऊंगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ओपन कॉम्प्लेक्स आगे इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कई सारे फैक्टर इस तरीके से यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। ये ऐसे इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आके बहुत सारे फैक्टर अटैच होते हैं। देन आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है इस तरीके से, ये पूरा ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इलॉन्गेशन का। इलॉन्गेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है डीएनए टेम्पलेट के साथ। डीएनए टेम्पलेट क्या होता है मैंने बताया आपको। और आरएनए मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसके साथ फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ए के साथ यू, जी के साथ सी, इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है। अनवाइंडिंग डी जो होती है डीएनए की, मतलब डीएनए का खुलना, इस तरीके से डीएनए खुलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे खुलेगा डीएनए, ठीक है। ये भी मैंने आपको आगे पढ़ा रखा है, ठीक है।
डीएनए हेड पॉलीमरेज एंड रीबाइंडिंग बिहाइंड इट, और उसके पीछे पीछे बंधता जाता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस आरएनए सिंथेसिस होती है इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये आपका ऐसे खुल जाता है डीएनए, फिर आगे बढ़ेगा डीएनए ऐसे खुल जाएगा और पीछे ऐसे बाइंड होते जाएगा, पीछे ऐसे बाइंड होते जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपीज जिसको कहते हैं आर एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल्स। यहाँ पे क्या होंगे, एनटीपीज इस तरीके से अटैच होते जाएंगे, मतलब एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, जिस तरीके से जो आएगा एडेनिन के साथ थाइमिन या यूरेसिल, ग्वानिन के साथ साइटोसिन अटैच होते जाएंगे, ठीक। इलॉन्गेशन हो गया। अब क्या होगा, जब पूरा यहाँ तक आ गया, अब इसका क्या होना है, टर्मिनेशन होना है। यहाँ तक आने के बाद इसका टर्मिनेशन होना है। टर्मिनेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो क्या होता है, रो प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्ट से और फैसिलिटेट करता है आरएनए के रिलीज करने को। मतलब यहाँ पे ये ऐसे अपने आप नहीं रिलीज हो जाएगा, यहाँ एक फैक्टर आके बाइंड होगा, स्टॉप कोडॉन के पास यहाँ आके एक फैक्टर बाइंड होगा जिसको कि कहते हैं RH-O, रो। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रो आके बाइंड होगा, उसके बाद ये अलग होगा। और रो इंडिपेंडेंट क्या होता है, रो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन स्ट्रक्चर। जहाँ रो नहीं आएगा वहाँ पे इस तरीके से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉलोड बाय स्ट्रिंग ऑफ यूरेसिल रेसिड्यू। यूरेसिल रेसिड्यू का मतलब होता है लास्ट में यूरेसिल बचेगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा डीएनए टेम्पलेट से और फ्री हो जाएगा। ये हो गया आपका टर्मिनेशन और ख़त्म हो गया आपका प्रोसेस किसका, आपके प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो होपफुली सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, वरना आपको नहीं अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए ओपन कॉम्प्लेक्स क्या है, फैक्टर्स क्या क्या आगे बाइंड होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यूकैरियोट की बात करें तो सेम यूकैरियोट में भी होता है, कुछ डिफरेंस बस होते हैं, अभी आप उसको पढ़ेंगे भी। और एक बात जान लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है, प्रोकैरियोट में ये सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक अभी पढ़ेंगे आप यूकैरियोट में, ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग। लेकिन आगे यहाँ आप जब आप देखेंगे तो इसका जो है ये सेल है, ठीक है, सेल में इसका इतना प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस मतलब कि टर्मिनेशन तक का किस में होता है, न्यूक्लियस में, किस में होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसका इतना, ये सेल हो गया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेल। उसके बाद ये आपका यहाँ तक का प्रोसेस, टर्मिनेशन तक का प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, न्यूक्लियस में। लेकिन सिंथेसिस जो होती है किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वो इसका कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियस में कुछ एंजाइम अलग थे, स्ट्रक्चर अलग था, साइटोप्लाज्म में चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, लाइक आप यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में क्या है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और आप शिमला जा रहे हैं या आप कश्मीर जा रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ चीज़ें तैयार करेंगे, ग्लव्स, वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, सब कुछ तैयार करेंगे। उसी वजह से ये क्या होता है, न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। तो इसके लिए कुछ तैयारी की जाती है कि वहाँ पे जाके जैसे हम लोग को ठंड न लगे, उसी तरीके से ख़राब ना हो, तो इसके लिए कुछ तैयारी की जाती है, उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले नॉर्मल प्रोसेस पढ़ लीजिए, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन में जिस तरीके से वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा लग रहा था और सिग्मा लग रहा था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगता है ज़रूरत के हिसाब से। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मोस्टली यूज होता है। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगते हैं, ये सब मैंने बताया है कि TF सेकंड D, TF सेकंड A, ये सब लगते हैं, किस तरीके से अटैच होते हैं। ये प्रोमोटर रीजन है, यहाँ पे आके ये सब अटैच होंगे। उसके बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। प्रोमोटर इन यूकैरियोट और डाइवर्स होते हैं। प्रोमोटर एलिमेंट टाटा बॉक्स होता है जो कि इनिशिएशन एलिमेंट होता है, और रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी इनमें पाया जाता है, इन्हेंसर और साइलेंसर। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, इन्हेंसर साइलेंसर 2-3 बार, आपको इसका पहले लेक्चर जाके देखना है। फिर इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन क्या होता है, एक बार जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ये आपका क्या है,
ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से बनना है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये आरएनए पॉलीमरेज और इसमें लगने वाले सारे फैक्टर्स यानी कि टी जो TF सेकेंड बी, TF सेकेंड डी, TF सब कुछ आके बाइंड हो जाएगा। देन क्या होगा, और ये प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड करेंगे, ठीक है, यहीं पे प्रोमोटर रीजन था, यहीं आके सब बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। तो ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है सिंथेसिस करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऐड करके, मतलब ये आपका है तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ये है एडेनिन गुआनिन थाइरोसिन, तो इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के साथ यू, जी के साथ सी, और चेन ग्रो करेगी, ठीक है। चेन ग्रो करने के बारे में भी मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस होगा, बस फैक्टर के नाम अलग हो जा रहे हैं। यहाँ भी चेन उसी तरीके से ग्रो कर रही है, यहाँ भी अलग हो रही है, बस क्या है फैक्टर अलग है और फैक्टर यहाँ मेंशन है क्या क्या अलग है। उसके बाद से यहाँ क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन मैंने आपको बताया, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन प्ले रोल इन रेगुलेटिंग इलॉन्गेशन एफिशिएंसी। क्रोमेटिन क्या होता है, आपके क्रोमोसोम में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है, हिस्टोन भी उसी का पार्ट है। उनमें जो मॉडिफिकेशन होता है उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होता है, वो इसके इलॉन्गेशन मतलब इसको फैलने में ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आप सबको भी मैंने फिर बताया इलॉन्गेशन में क्या होता है, ये इस तरीके से इलॉन्गेशन होगा। तो इलॉन्गेशन में आगे की तरफ ऐसे फैलता रहता है और पीछे ऐसे बाइंडिंग होती रहती है, इस तरीके से बाइंडिंग होती रहती है और ये आगे ऐसे फैलता रहता है, फिर पीछे बाइंडिंग होती रहती है, इलॉन्गेट हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में यूकैरियोट में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है और क्लीवेज होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग सीक्वेंस में। मतलब पॉली स्ट्रीम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या है, दो स्ट्रैंड है, उधर ऊपर वाले रीजन को अपस्ट्रीम और इधर वाले रीजन को डाउनस्ट्रीम, और टर्मिनेशन यहीं पे होगा। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस पाए जाएंगे, उनका पॉली एडिनाइलेशन होगा, पॉली एडिनाइलेशन है, कभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। पॉली एडिनाइलेशन होगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या कंटिन्यू करता है अंटिल, जब तक ये पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस यानी कि जब तक ये इस सीक्वेंस AAU तक ना पहुंच जाए। तो मतलब यहाँ पे जब ये आएगा, ये सीक्वेंस जब इसको मिलेगा तो इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे टर्मिनेशन होना, यहाँ पे रुक जाना, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, GU रिच सीक्वेंस होता है, मतलब ग्वानिन और यूरेसिल रिच सीक्वेंस पाया जाएगा, और यहाँ पे प्री mRNA क्लीव हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्लीव्ड प्री mRNA जो mRNA है, ठीक है, उसको वो पॉली एडिनाइलेटेड होता है 3 प्राइम एंड पे, यानी कि इधर वाला जो एंड होगा उधर, और आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा टेम्पलेट से। इसको आप पढ़ेंगे, मतलब यहाँ टर्मिनेशन हो गया। लेकिन ये टर्मिनेशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा अलग है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अब आप आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की क्यों की जाती है, ये भी मैंने बताया कि इस तरीके से आपका सेल है, ठीक है। सेल में ये ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपका ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे सेल में न्यूक्लियस में क्या हुआ आपका, क्या हुआ, DNA से, ठीक है, आरएनए बना, ठीक है, आरएनए बना, और ये mRNA जब बन गया mRNA और इसका ट्रांसलेशन होना है, तो ये अब कहाँ पे होगा, इस साइटोप्लाज्म में होगा। तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या था, सिचुएशन अलग था, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शिमला वाला कि अब यूपी से शिमला जा रहे हैं तो कपड़े लेकर जाएंगे, वूलन कपड़े, तो वही अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग की जाती है। ये प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन की केवल यूकैरियोट में होती है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा यूकैरियोट में होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो यूकैरियोट में होगा, यूकैरियोट में 3 प्रोसेस होंगी, एक होगा आपका कैपिंग, दूसरा होगा पॉली एडिनाइलेशन जिसको कि टेलिंग कहते हैं, और तीसरा होगा स्प्लाइसिंग। पॉली एडिनाइलेशन आपने पढ़ा भी टर्मिनेशन के टाइम पे। कैपिंग यहाँ होती है इसकी आगे की तरफ, ठीक है, ये सब आप मत देखिए, बहुत हार्ड है। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होगा, ये सीक्वेंस देखिए AAAUAA मिल गया, और यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड होगा, ठीक है, इस तरीके से इनका एडिशन होगा। चलिए इसको देखते हैं। इस तरीके से कुछ काम होगा, DNA होगा, DNA में प्रोमोटर रीजन है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लगेगा, एडिशन होगा 5 प्राइम GTP का, कैपिंग होगी 5 प्राइम GTP, कैपिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है, कैप लग गया, और 3 प्राइम ए टेल इस तरीके से इसमें ऐड हो गया। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कैपिंग कर दी गई,
ताकि ये पता है क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको तोड़ देंगे। आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है तो इसको तोड़ देंगे, इसलिए इसकी कैपिंग कर दी जाती है, मॉडिफाई थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाता है, ताकि जैसे आप थर्मामीटर देखते हैं तो थर्मामीटर में से किंक लगा होता है, ये किंक इसलिए लगा होता है ताकि पारा उसका गिर ना जाए। वही काम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद टूट ना जाए। एडिशन कर दिया जाता है पॉली ए टेल का। उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्यों होती है आप सबको पता है कि आरएनए जो है एक्सॉन और 2 एंट्रॉन, 2 पार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एक्सॉन एंड एंट्रॉन, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग रीजन, उसकी जरूरत नहीं होती है तो उसको कट करना पड़ता है, उसके कट करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लाइसिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है आरएनए प्रोसेसिंग में। कैपिंग होती है सबसे पहले, फिर स्प्लाइसिंग होती है यानी कि इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे इंट्रॉन इसको हटा देंगे तो यहाँ से एक्सॉन को फिर उठा के इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और पॉलीएडेनाइलेशन होता है 3 प्राइम एंड पे। कैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है इसके 5 प्राइम एंड का, ठीक है। 5 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया। प्रोसेस क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एमआरएनए, जहाँ पे 7 मेथाइल गुआनोसिन जिसको कि M7G कैप कहते हैं, ऐड कर दिया जाता है 5 प्राइम एंड पे इस तरीके से। यहाँ पे ये कैप इन अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, कैप लगा दिया गया। स्ट्रक्चर कैप कंसिस्ट होता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का, जो कि 5 प्राइम और 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से अटैच होता है और ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि एमआरएनए डिग्रेड ना हो, टूटे ना, और एमआरएनए को फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट करने में, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए और हेल्प भी करता है, ठीक। ये इसीलिए कैपिंग की जाती है। और रोल क्या होता है, कैप होता है इसेंशियल एफिशिएंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कई सारे एक्सोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम होते हैं। ये कटिंग क्लीविंग एंजाइम कहते हैं, सीजर, मॉलिकुलर सीजर कहते हैं इनको, कैंची कहते हैं हमारे बायोलॉजी का, ठीक है, वो कट कर देंगे, उनसे बचाने के लिए ये काम किया जाता है, कैपिंग। पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है, एडिशन करता है पॉली ए टेल का 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, एमआरएनए में। स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉली ए पॉलीमरेज स्ट्रिंग बीड इस तरीके से अटैच कर दी जाती है एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड की, इसी वजह से इसको पॉली ए कह रहे हैं क्योंकि एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है टू द क्लीव्ड 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, जो कट होता है, क्लीव होता है, अभी मैंने आपको बताया, उस एंड पे अटैच कर दिया जाता है। रोल क्या होता है, एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब कुल मिला के बचाने के लिए एमआरएनए को, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए और उस ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए काम किए जाते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि इसको क्या करते हैं, एक्सॉन को कट करके इंट्रॉन को जोड़ना, ठीक है, सॉरी इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ना स्प्लाइसिंग प्रोसेस है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन क्या नॉन कोडिंग रीजन है प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, और एक्सॉन कोडिंग रीजन है। तो मैच्योर एमआरएनए जो बनता है, प्रोसेस कैसे होता है, स्प्लाइसिंग इज मेडिएटेड बाय स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका यूज किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं जिसको SNRNPs कहा जाता है, और कुछ अदर प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, इंट्रॉन को एक्सॉन से अलग कर दिया जाता है, फिर कट करके एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, स्प्लाइसिंग जो है क्रूशियल होता है प्रोटीन की डाइवर्सिटी के लिए, इसकी वजह से प्रोटीन अलग अलग होते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और प्रॉपर फंक्शन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी कैपिंग की, क्यों ज़रूरत पड़ी पॉलीएडेनाइलेशन की, क्यों ज़रूरत पड़ी स्प्लाइसिंग की यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में इन सबकी जरूरत नहीं थी तो ये काम नहीं हुआ। तो होपफुली अब आपका कभी भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन जो वो फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी अनक्लियर नहीं रहेगा, आपको बहुत क्लियर हो गया। हम इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।